हाँ जी, ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं आपको मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया बता रहा हूं। तो मानव में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान दें। नंबर पहला, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। दूसरा, निषेचन। तीसरा, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 2 बातें पढ़ेंगे हम। पहली बात, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। और दूसरा है इसी के अंतर्गत युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। तो आज हम इस युग्मक जनन को पढ़ने जा रहे हैं कि युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, युग्मक जनन। गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, तो ध्यान दीजिए आप यहां पर, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुने, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। प्राणी के या सजीवों के जनन अंगों में, सजीवों के जनन अंगों में प्रीमोर्डियल जर्म सेल आदि जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब इसको थोड़ा स्पीड बोलूंगा। सजीवों के जनन अंगों में आदि जनन कोशिकाओं से अगुणित नर युग्मक अथवा मादा युग्मक बनने की प्रक्रियाओं को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, युग्मक जितने भी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। सभी युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट, केवल एक समुच्चय पाया जाता है। गुणसूत्रों के एक समुच्चय को जीनोम कहते हैं, अर्थात युग्मकों में केवल एक जीनोम होता है, इसलिए वो अगुणित होते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, अर्थात हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं, 2 जीनोम पाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक कोशिका द्विगुणित कहलाती है। मानव के एक जीनोम में गुणसूत्रों के एक सेट में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोसोम, और द्विगुणित यानी 2 सेट में कुल मिलाकर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इतनी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। मानव के युग्मक में एक जीनोम, गुणसूत्रों का एक सेट होता है जिसमें कुल 23 क्रोमोसोम्स, 23 गुणसूत्र होते हैं। यहां तक की बात होगी। अब बात करूंगा मैं युग्मक जनन की। तो ध्यान दीजिए, युग्मक जनन का मतलब है जनन अंगों में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया। सजीवों में 2 प्रकार का युग्मक जनन होता है। मानव की बात करें तो 2 प्रकार का युग्मक जनन। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक को बोलते हैं अंड। तो शुक्राणु बनने की क्रिया कहलाएगी शुक्र जनन, अंड बनने की क्रिया कहलाएगी अंड जनन। यानी कि युग्मक जनन 2 प्रकार का हुआ, शुक्र जनन और अंड जनन।
मैं तीनों प्रक्रियाओं को यहां पर बोर्ड पर आपको तुलनात्मक समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और तीसरा जो इसका है अंड जनन, अंड जनन, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, युग्मक जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। ध्यान दीजिए, जनन अंगों की जनन उपकला, जर्मिनेटिव एपिथीलियम, ये जनन उपकला है, ये कहलाएगी जर्मिनेटिव एपिथीलियम या जनन उपकला, जनन उपकला। ठीक है, एक सामान्य से लिया है, लेकिन जो वृषण होता है उसमें जो जर्मिनेटिव एपिथीलियम है, जनन उपकला, उसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, छोटे आकार की कोशिकाएं और बीच बीच में बड़े आकार की कोशिकाएं। हमने पढ़ाया था आपको, ये इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और अंडाशय की जो जनन एपिथीलियम है उसमें सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, उनमें अंतर नहीं होता है, ये जनन उपकला कहलाती है। ठीक है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है आदि जनन कोशिका, जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये आदि जनन कोशिकाएं हैं, आदि जनन कोशिका, प्रीमोर्डियल सेल। ठीक है, युग्मक जनन, शुक्र जनन और अंड जनन, ये जो क्रियाएं हैं 3 चरणों में पूरी होती हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था, दूसरा ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा आता है मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। 3 अवस्थाएं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों अवस्थाओं को मैं यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले ये आदि जनन कोशिकाएं अनेक समसूत्री विभाजन करती हैं, अनेक समसूत्री विभाजन करेंगी और अपनी संख्या बढ़ाएंगी। ये सारी की सारी संख्या बढ़ाती हैं और ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं गैमीटोगोनिया, गैमीटोगोनिया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर इनके विभाजन से बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं को, ये द्विगुणित कोशिकाएं बनेंगी, सारी की सारी द्विगुणित होती है। कैसी होती हैं? द्विगुणित, जिनको बोलते हैं यहां पर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और यहां पर अंड जनन में इनके विभाजन से बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं का जो समूह है वो कहलाएगा उगोनिया, उगोनिया। ये भी द्विगुणित होती है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा सबसे पहले आदि जनन कोशिकाएं विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं। इस प्रावस्था को नाम दिया गया गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, उसके पश्चात देखो यहां तो सामान्य गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो हम यूज करेंगे गैमेटोगोनिया, जो द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो गुणन प्रावस्था में जर्मिनेटिव कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। अगर हम ऊजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं को उगोनिया कहेंगे। शब्दों का अंतर है, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, अंड जनन में उगोनिया कहेंगे। इसके बाद इनमें से
कोशिकाएं अपना आकार बढ़ाती हैं, इनका आकार बढ़ता है, ये द्विगुणित है। इधर भी ये अपना आकार बढ़ाएंगी और इधर इस समूह में से कोई एक कोशिका अपना आकार बढ़ाती है। ठीक है, ये आकार बढ़ गया। इस आकार बढ़ने की वाली अवस्था को या उगोनिया, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक या प्राइमरी ऊसाइट। ऊसाइट प्राथमिक अंडाणु, इसको प्राथमिक अंडाणु या प्राइमरी ऊसाइट या प्राथमिक ऊसाइट कहेंगे। अगर हम अन्य जनन शुक्रजनन पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्राथमिक या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। और यदि हम केवल सामान्य युग्मक जनन की बात करते हैं तो उसको बोलेंगे प्राथमिक गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट। इसमें जो गैमीटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है या ओगोनिया है, वो अपने आकार में कई गुना वृद्धि कर जाती है। इस प्रावस्था को नाम दिया जाता है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। ओके, वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊजेनेसिस में जो वृद्धि प्रावस्था होती है, इसमें उगोनिया, एक उगोनिया अपने आकार में कई गुना बढ़ जाती है और बाकी की जो उगोनिया जो है वो इसके चारों तरफ एक आवरण के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार से ये आवरण बना लेती है। इसको बोलते हैं पुटक आवरण, फॉलिकल लेयर। और इसकी प्रत्येक कोशिका को बोलते हैं फॉलिकल सेल, पुटक कोशिका। और इस प्रकार ये बनने वाली जो रचना है ये कहलाती है प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका। ये उगोनिया बनना और प्राथमिक पुटिका बनने की जो क्रिया है वो महिलाओं में भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है, प्राथमिक पुटिका। जबकि शुक्रजनन की क्रिया पुरुषों में यौवनारंभ अवस्था से शुरू होती है। ये तो यौवनारंभ अवस्था से शुरू होगी और ये क्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाएगी और प्राथमिक पुटिकाएं बन जाएगी। तो अभी तक हमने दो प्रावस्था पढ़ी, गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। अब बात करते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में ये जो प्राथमिक गैमेटोसाइट है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ठीक है, जिसे न्यूनकारी विभाजन भी कहता है। न्यूनकारी विभाजन। इसकी वजह से दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। दो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी जिनको कहा जाएगा द्वितीयक गैमीटोसाइट। गैमीटोसाइट। उसके बाद ये प्रत्येक गैमीटोसाइट दोबारा विभाजन करेगी और इस प्रकार चार अगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। ये चारों अगुणित होंगी, ठीक है नहीं, प्राथमिक गैमेटोसाइट, द्वितीयक गैमेटोसाइट, और इनको बोलेंगे गैमिट्स। गैमिट्स युग्मक। ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में लगातार दो विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। यहां पर एक प्राइमरी गैमेटोसाइट, जो प्राथमिक गैमेटोसाइट है, उसके अर्धसूत्री विभाजन से चार गैमिट्स, चार युग्मक बनते हैं। और इस विभाजन को, इस प्रावस्था को कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो गुणन प्रावस्था में युग्मक जनन के अंदर सबसे पहले जनन उपकला की आदि जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती हैं और द्विगुणित कोशिका बनाती हैं, जिनको गैमेटोगोनिया कहते हैं। प्रत्येक गैमेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है और प्राइमरी गैमेटोसाइट कहलाती है। इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। इसके पश्चात प्राथमिक गैमेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करके चार अगुणित गैमिट्स बनाती हैं और इस प्रावस्था को परिपक्वन प्रावस्था कहा जाता है, मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। अब बात करें हम शुक्र जनन की। इसमें ये प्रत्येक गैमेटोसाइट वही अर्धसूत्री विभाजन करेगी और
शुरू में 2 और फिर कुल मिलाकर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये अगुणित है। ये परिपक्वन प्रावस्था कहलाएगा। ये मियोसिस फर्स्ट और ये मियोसिस सेकंड, मतलब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इन कोशिकाओं को नाम दिया गया सेकेंडरी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, और इनको नाम दिया गया स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। ठीक है। इस प्रकार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण होता है जो अगुणित होती हैं। अभी शुक्राणु नहीं बने। ये गुणन प्रावस्था, ये वृद्धि प्रावस्था और ये यहां से लेकर यहां तक परिपक्वन प्रावस्था। अब बात करें हम अंडजनन की। इसमें जो प्राइमरी oocyte है, इसमें जो अब जब आकार बढ़ता है तो इसमें पोषक पदार्थ पीतक बनता है। क्या बनता है? पोषक पदार्थ पीतक बनता है। और जब इसका पहला विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो ये जो पीतक है उसका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण ये पीतक एक पुत्री कोशिका में चले जाता है, एक में नहीं जाता है, जिसके कारण एक छोटी अगुणित कोशिका और एक बड़ी अगुणित कोशिका बनती है। मतलब अंड जनन में परिपक्वन विभाजन असमान होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका बनती है उसे द्वितीयक oocyte कहा जाता है, सेकेंडरी oocyte। जबकि छोटे आकार की कोशिका को प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। फिर इनका दोबारा विभाजन होता है, तो प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका के विभाजन का तो समान होगा, जिससे 2 अगुणित छोटी कोशिका बनेंगी, लेकिन इसका जो दूसरा विभाजन होगा वो फिर दोबारा असमान होगा। मियोसिस सेकंड, एक छोटी और एक बड़े आकार की कोशिका बनेगी। इस बड़े आकार की कोशिका को कहा जाता है एग सेल। इसको कहा जाएगा एग सेल। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां तक का क्रिया, यहां तक की क्रिया होती है भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। फिर ये क्रिया यौवनारंभ अवस्था में होती है। इसमें भी द्वितीयक oocyte का जो निर्माण है वो अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग प्रावस्था में होता है, या निषेचन से पहले, निषेचन से पहले, निषेचन से पूर्व। और ये जो दूसरा विभाजन है वो होता है निषेचन के समय, निषेचन के समय, निषेचन के समय या अंडोत्सर्ग के बाद। तो देखिए, शुक्रजनन और अंडजनन में थोड़ा सा अंतर। अभी उससे पहले ध्यान दो, शुक्रजनन में परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिका बनती है, जिनको स्पर्मेटिड कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक स्पर्मेटिड कोशिका में परिवर्तन होता है, और एक स्पर्मेटिड कोशिका के परिवर्तन से एक गतिशील पूंछ वाला शुक्राणु बनता है। ये गतिशील पूंछ वाला शुक्राणु है। ये शुक्राणु बनते हैं इस प्रकार से। ये है शुक्राणु या स्पर्म। स्पर्मेटिड कोशिका से गतिशील पूंछ वाले शुक्राणु बनने की क्रिया को कहते हैं शुक्र कायांतरण। क्या बोलेंगे इसको? शुक्र कायांतरण। ध्यान दो, पूरी क्रिया कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन इस स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 क्रियाएं होती हैं। पहला है स्पर्मेटिड कोशिका बनने तक की क्रिया,
इसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, यहां तक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, साइटो मीन्स कोशिका, और ये कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्र कायांतरण को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होना, और दूसरा शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि अंड जनन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा अंतर, शुक्र कायांतरण की क्रिया या शुक्र जनन की क्रिया यौवनारंभ अवस्था से शुरू होती है, जबकि अंड जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। शुक्र जनन की क्रिया एक सतत क्रिया है, जबकि ये असतत क्रिया है। मतलब भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और जन्म से कुछ समय पहले ही ये क्रिया रुक जाती है। उस समय तक महिला के अंडाशय में लाखों की संख्या में प्राथमिक ऊसाइड या प्राथमिक अंडपुटिकाएं बन जाती हैं। फिर ये क्रिया जो होती है द्वितीयक ऊसाइड बनने की क्रिया, ये यौवनारंभ अवस्था में शुरू होती है। और फिर तीसरा जो दूसरा विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन, वो निषेचन के समय होता है। यानी कि 2 बार इसमें रुकावट आती है। तो अंड जनन की क्रिया एक असतत क्रिया है। क्लियर। शुक्र जनन में एक द्विगुणित प्राथमिक ऊसाइड से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंड जनन में एक प्राथमिक ऊसाइड से केवल एक अंडाणु बनता है और 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं जो नष्ट हो जाती हैं। यानी कि अंड जनन में एक प्राथमिक ऊसाइड द्विगुणित कोशिका से केवल एक अंडाणु बनेगा। ओके। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई 100 अंडे बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। चूंकि एक प्राथमिक ऊसाइड का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो केवल एक ही अंडा बनता है, इसलिए 100 अंडे बनने के लिए 100 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। जबकि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड के एक बार विभाजन होने से 4 शुक्राणु बनते हैं, तो 100 शुक्राणु बनने के लिए कितने बनेंगे। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणु, तो 100 शुक्राणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 25, 25 चौका 100। ठीक है। अब प्रश्न यूं पूछ लिया कि 100 शुक्राणु और 100 अंडे बनने के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। 100 शुक्राणु के लिए 25 और 100 अंडों के लिए 100 अर्धसूत्री, तो 100 और 25 125 अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर एक अर्धसूत्री विभाजन से जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 शुक्राणु बनेंगे, जबकि एक प्राथमिक ऊसाइड के अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक अंडाणु बनता है। तो इस प्रकार मैंने आपको युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन की क्रिया समझाई। दोबारा ध्यान दे लो। शुक्र जनन, अंड जनन या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में जो जनन उपकला है उसकी आदि जनन कोशिकाएं बार बार अनेक बार समसूत्री विभाजन करके केवल अपनी संख्या बढ़ाती हैं और द्विगुणित कोशिका बनाती हैं, जिनको बोलते हैं गैमेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या उगोनिया। अगर शुक्र जनन पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम अंड जनन पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे उगोनिया। उसके पश्चात ये द्विगुणित कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। और बनने वाली बड़े आकार की कोशिका को बोलेंगे प्राइमरी गैमेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte। इसके बाद यहां तक द्विगुणित होता है मामला। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। एक कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन अंड जनन में एक प्राथमिक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगी तो 4 कोशिकाएं, लेकिन अंड कोशिका केवल एक होगी जिसमें पीतक होगा। और जिनमें पीतक नहीं होता है वो छोटे आकार की कोशिका बनती हैं, जिनको ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। तो 3 ध्रुवीय कोशिका और एक अंड कोशिका बनती है एक प्राइमरी oocyte से। ध्रुवीय कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाती है, जनन में काम नहीं आती। तो इसी प्रकार आज मैंने आपको शुक्र जनन और अंड जनन बताया, इनमें अंतर भी बताए।
ये एक सतत क्रिया है, ये एक असतत क्रिया है। ये यौवनारंभ अवस्था में शुरू होती है, ये भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है। इसमें एक प्राइमरी oocyte से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि इसके अंदर एक प्राइमरी oocyte से केवल एक अंडाणु बनता है। इसमें शुक्र कायांतरण जैसी क्रिया होती है, जबकि इसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें पीतक जनन होता है, पीतक जनन नहीं होता है, जबकि इसमें पीतक बनने की क्रिया होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन समान रूप से होता है, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन असमान रूप से होता है। ऐसे बहुत सारे अंतर जब हम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ाई। कल की वीडियो में हम युग्मक स्थानांतरण और निषेचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।